गुड आफ्टरनून एवरीबडी। बच्चों, आप लोगों का एज 15 चल रहा था। अपने कुछ पैराग्राफ लिख पाए थे। अपना जो लास्ट पैराग्राफ था वो कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस को लेकर के था, और लास्ट उसमें वर्ड जो था वो एग्जाम्पल था एक्यूमुलेटिंग और नॉन एक्यूमुलेटिंग का। और ये कितना नंबर पैरा था? ई का हेडिंग क्या है? ई के अंदर कितना नंबर पैरा चल रहा है? 1 2 करके लिखे हो। रोमन 1 रोमन 2। रोमन 2 में क्या लिखे हो? थैंक यू। अब लिखो रोमन 3। ई का रोमन 3। ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अच्छा हाँ, मेरे को दिख गया तो ओके, अच्छे से तो हम लिखा ही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, लिखो। फॉर बच्चों, जहां पे एक्यूमुलेटिंग लीव्स लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटिंग वाला, वहां पे कैन बी कैरिड फॉरवर्ड वर्ड लिखा हुआ है। बस तब ठीक है। नोट्स कंप्लीट होना चाहिए ना बेटा। तुम लोग को तो बुक तो पढ़ ही नहीं पाओगे ना, इतना 400 पेज का एक तो एस रहता, 100 पेज का। तो आपको तो इसी को ही बेस बना के जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें लिखावट कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। लिखो, फॉर accumulating compensated absences जो accumulating leave salary होती है, कॉमा, the company has to make provision for the leaves carried forward. For the leaves carried forward. Full stop. However, while estimating the amount, comma, the company must consider the probability of lapses. The probability of lapses. याद आया कल क्या पढ़ाए थे? याद आया ना? लिखो, रोमन 4, accounting for non-accumulating compensated absences अकाउंटिंग फॉर नॉन एक्यूमुलेटिंग, जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, नॉन एक्यूमुलेटिंग कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस is to be done as and when the leaves occur, as and when, जैसे ही, जिसको इनकर नहीं बोलते हो क्या आप, तो उसी को मैं बोलता हूं एज एंड व्हेन द लीव्स अकर। जब वो छुट्टी लेगा आप एक्सपेंस बुक करेंगे, आप उसका सैलरी काटेंगे नहीं, तो आप उसी समय खर्चा बुक करेंगे जब वो छुट्टी लेगा। नॉन एक्यूमुलेटिंग में, मैटरनिटी पैटर्निटी वाले लीव में। बट एक्यूमुलेटिंग वाला जो सिक लीव वगैरह होता है, उसमें वो जितना दिन छुट्टी लिया उसका तो नहीं काटेंगे, पर फिर जितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसका प्रोविजन भी बनाएंगे। और प्रोविजन जब बनाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कितना छुट्टी लैप्स होने वाला, जितना लैप्स होने वाला उसका प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे लिखो, 4 हो गया ना रोमन?
अब लिखो रोमन 5। accumulate नहीं, compensated absences may be क्या लिखा? wasted as well as, अनुपम 1 मिनट के लिए नीचे आना ना, मे बी wasted as well as unwasted। जैसे एक्यूमुलेटिंग नॉन एक्यूमुलेटिंग होता है, वैसे ही वेस्टेड अनवेस्टेड भी एक और कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मान लो विषय कोई मेरे को बोलना है तो मैं कई तरह से बोल सकता हूं। अच्छा बच्चा, 15 साल से ऊपर का लड़का, सीए का पढ़ाई करने वाला लड़का, तो कई तरह का डेफिनेशन हो सकता है ना एक सेम चीज का। वैसे ही बताया जा रहा है, दे में बी वेस्टेड, दे में बी अनवेस्ट। जैसे एक्यूमुलेटिंग नॉन एक्यूमुलेटिंग होता है, वो अलग ही टाइप का कहानी हो गया। कैरी फॉरवर्ड को सोचते हुए हो गया, ये पेमेंट को सोचते हुए। एसी चलाओ और ये वाला बुक दो नीचे वाला, पहले एसी चलो, फुल स्टॉप। रुको, इफ माने वो थॉट चला जाएगा, अभी मेरे को इसको लिखा लेने दो, फिर पूछना जो जो पूछना है। सीए फाइनल बुक 2। इफ दे आर वेस्टेड, इफ दे आर वेस्टेड, comma, the company will have to pay cash बोलना है बेटा, the company will have to pay cash for unused entitlement। रिपीट कराओ, द कंपनी विल हैव टू पे कैश फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट, फुल स्टॉप। पैरा चेंज, पैरा नंबर सेम। द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे कैश क्या बच्चा? द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे कैश इफ दे आर अनवेस्टेड इन नेचर। हाँ बेटा, दे आर अनवेस्टेड इन नेचर। अब लास्ट में जाते जाते मैंने आपको एक बात बोला था, उसको मैं एक बार यहां पे वापस से बोल दूं, फिर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस लिखा करके इसके 2-3 एग्जाम्पल करवा दूं जो मेरे बुक में नहीं है पर एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, 100% चांसेस है। ओके, तो वो 3 एग्जाम्पल हम लिखाएंगे, आपको उस 3 से ही मल्टीपल टाइप के सम जैसे भी आएंगे कवर हो जाएंगे। अब इधर देखो बोर्ड पे, मान लो एक एम्प्लॉय की 1 दिन की सैलरी 1000 रुपया है, उसको मैंने 20 दिन का छुट्टी अलाउ किया था 1 साल में। वो 8 दिन का छुट्टी लिया, 12 दिन कैरी फॉरवर्ड कराया, 12 दिन कैरी फॉरवर्ड कराया। मैंने उसको ये बोला कि तू अगला दिन इसको ले लेना, मैंने अगला साल में ये छुट्टी ले लेना, अगर तू ले लिया तो हम सैलरी काटेंगे नहीं, देख तू मैंने अगला साल तू 20 दिन छुट्टी लेगा और 12-32 दिन भी लेगा ना, कह रहा पैसा नहीं काटेंगे। और भी सुन ले, ये 12 फिर 3rd ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, माने ये 1st ईयर है, मान लो 2nd व 3rd में नहीं जाएगा। और तेरे को अच्छी बात बोल देते हैं कि अगर इसमें से कुछ लैप्स हुआ ना, अगर कुछ लैप्स हुआ ना तो हम उसका 50% कैश दे देंगे तेरे को, ठीक है? तो वेस्टेड हो गया, ये वेस्टेड हो गया ना, कैश मिलने का है ना प्रोबेबिलिटी। तो अब इसमें कहानी ये हो गई कि मुझे ये लग रहा है कि 12 में से वो 9 दिन छुट्टी लेगा, इस 12 में से 3 दिन उसका लैप्स होने वाला है। बोलो 1,500 का, मैं बोलता हूं 1,500 मैं समझ गया, इज्जत दे रहा हूं फिर भी थप्पड़ मार रहा हूं, इज्जत दे के थप्पड़ मार रहा हूं। 10,500 का
ये 9,000 का भी तो बनाओगे। बोला सर इधर अभी सोच ही नहीं रहा, अभी खाली इधर फोकस है, इधर दिमाग ही नहीं लगा। अबे ये तो कल पढ़ाए तेरे बाबा, मेन बात तो यही है कि 9 दिन का तो प्रोविजन। अरे आप गलती नहीं है, मैं बोला तो आपको थैंक यू बोल के गाली दे रहा हूं। ये तो 9 दिन का तो बनाना ही पड़ेगा रे बाबा। जो 3 दिन लैप्स हो रहा था उसका नहीं बन रहा था, तो आप बोल रहे हैं उसमें से भी 50% बनेगा, तो आपने बोला 1.5 दिन का बनेगा, तो मैं समझ गया आप इधर का बात कर रहे हो। ये 9 दिन भी तो बनेगा, तो टोटल 10.5 दिन का प्रोविजन बनेगा। तो वेस्टेड होने से ना, वेस्टेड होने से थोड़ा ज्यादा प्रोविजन बनता है, क्योंकि अनयूज्ड का हम कैश पेमेंट करते हैं ना, तो उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। उसी में खाली लिख लो, बी केयरफुल, ये नीचे लिखो, ये तुम्हारे लिए वर्ड है। बी केयरफुल अबाउट दिस व्हाइल एस्टिमेटिंग द प्रोविजन। लिख दिया? क्या लिखा? बी केयरफुल अबाउट दिस व्हाइल एस्टिमेटिंग द प्रोविजन। दैट्स इट। ये स्टोरी कंप्लीट होता है। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस लिखाऊंगा, शॉर्ट टर्म खत्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे। आप ये समझ लो पढ़ाई वहीं से स्टार्ट होगा। ये तो आसान है, ये जो आप पढ़ रहे हो आसान है। और एक चीज याद रखना, जो आपने आते ही चिल्ला के मुझे बोला, आपको प्यार से बोलना था। देखो मैं प्यार से बोल रहा हूं, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अभी, इसका एंट्री करते वक्त हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे। 10.5 दिन मतलब 10,500। 10.5 दिन बोला ना तुम लोग, 10.5 days, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे 10,500 का प्रोविजन बना दो। कोई पीवी निकाल के उसको छोटा करने की जरूरत नहीं है। ओके, नीचे लिखो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। ये ABCD वाइज होगा, F हो जाएगा। हाँ, पहले एग्जाम्पल देता हूं, फिर नोट। आप एग्जाम्पल लिखोगे नहीं, एग्जाम्पल हम अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में लिखाएंगे। नहीं, 10.5 दिन का। 1.5 दिन तो लैप्स होने वाला है ना, 1.5 दिन का तो पेमेंट हम करेंगे नहीं। हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। प्रोविजन हमेशा एस्टिमेटेड, जब भी प्रोविजन का वर्ड आएगा आप एस्टिमेट करोगे। फर्स्ट दिन हम आपको बोले थे, मुन्ना बात मत करो बेटा, सब ध्यान दो, कि प्रोविजन आप एस्टिमेट बेसिस पे करते हो। ये भी तो आप एस्टिमेट ही कर रहे हो ना। 12 में से 9 दिन ही वो लेगा छुट्टी, 3 दिन लैप्स कराएगा। आपको थोड़ी मालूम वो लैप्स कराएगा, आप एस्टिमेट कर रहे हो। तो एस्टिमेट के हिसाब से ही प्रोविजन बनता है। बट एस्टिमेट करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितने दिन वो लैप्स करा सकता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड से देखा जाता है। हम लोग को नहीं मालूम होता है क्या, इतना साल से पढ़ा रहे हैं कि ऑन एन एवरेज कितना बच्चा लोग एब्सेंट करता है। ऑन एन एवरेज 95% स्टूडेंट लोग क्लास अटेंड करता है, 5% स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं, मतलब तो 5% स्टूडेंट क्लास अटेंड करता नहीं बोलते हैं, हर स्टूडेंट 5% क्लास मिस करता है। नहीं समझे? अगर 100 क्लास लेता हूं तो 95 क्लास स्टूडेंट अटेंड करता है, 5 क्लास वो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव वगैरह वगैरह से ये मैं अपना उस समय का बात बोल रहा हूं। अब तो ज्यादा बच्चे लोग पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव में क्लास करते हैं, तो बात बोल रहा हूं। तो उसमें थोड़ी हर बच्चा का 5 दिन होता है, किसी का 9 दिन भी होता है, किसी का 3 दिन भी होता है, कोई 100% क्लास भी अटेंड करता है। उसका एवरेज निकाल के काम होता है। हो गया कि और समझाऊं? गुड, लिखो क्या लिखा? गुड। पहले एग्जांपल सुन। मेरा ना 22-23 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, मेरी कंपनी का प्रॉफिट आया 700 करोड़ रुपया। इंप्लॉई लोगों को मेरा बोला हुआ था कि जितना प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर बोनस है,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर बोनस। मैंने उनको बोला था ये प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे रफ में, और तुम लोगों को इसका 4% बोनस हम देंगे, 4% बोनस। तो हिसाब से 28 करोड़ रुपए का बोनस आता है। और भाई ऑब्वियसली करंट ईयर का ही बोनस है, करंट ईयर का ही प्रॉफिट है, तो करंट ईयर में अकाउंट फॉर भी होना चाहिए। बस प्रॉफिट थोड़ा बाद में निकल रहा है तो एंट्री बाद में करेंगे, बट करंट ईयर का ही अकाउंटिंग है ये। जब तक बैलेंस शीट फाइनल नहीं होता, डायरेक्टर साइन नहीं करता है, तब तक तो मेरे पास एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का स्कोप है ना। और ये तो करंट ईयर का ही है यार, ये तो कोई ऐसा भी नहीं कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है अगला बार एंट्री मारेंगे। एम्प्लॉय तो इसी साल काम किया है ना, बोनस तो इसी साल अक्रू हुआ है ना, प्रॉफिट के बेस पे अक्रू हुआ है तो क्या हुआ, अकाउंटिंग तो इसी साल करना पड़ेगा। तो हम 28 करोड़ रुपया का प्रोविजन बनाने जा रहे थे। हम एंट्री लिखने जा रहे थे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कोई भी एंट्री करोगे डेबिट इसी को करोगे, इस चैप्टर में डेबिट यही होगा, माने जितना शॉर्ट टर्म पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो एम्प्लॉय, एक मिनट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, याद करो ये वर्ड कहां सुनते थे, P&L में, शेड्यूल 3 P&L, चौथा आइटम, चौथा भी नहीं शायद पांचवा, चौथा। इसके बाद फिनांस कॉस्ट, फिर डिप्रीसिएशन, फिर अदर एक्सपेंस, 5 6 7। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो पहला हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंजेस इन दी इन्वेंट्री। अच्छा ये तो उसके बाद ही आ जाता है, थैंक यू। ये वही नाम है, इसको डेबिट कर रहा हूं टू प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, इतना ही तो लिखना है। PL2 प्रोविजन एंट्री नहीं याद है क्या, हर एंट्री PL2 प्रोविजन नहीं होता था क्या बेटा, ये वही है PL2, ये PL में ही तो जाएगा। अभी तुमने PL वर्ड नहीं बोला क्या, ये PL ही है, 2 प्रोविजन है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, ये P&L में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर में जाएगा। आप फिट एकदम। अब सुन बात को, 100 रुपीज अवार्ड देंगे, ठीक है, अगर इसके बाद मुझे क्या करना है ये तुम बता दोगे तो हिंट दे रहा हूं, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में वो बोलना होगा। हम ये एंट्री करने जा रहे हैं, आपको कुछ सजेस्ट करना है तो सजेस्ट करो। हाँ PL में डाल देंगे, बैलेंस शीट में डाल देंगे, वो डन है। PL में तो डालेंगे ही, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, अगला साल तो पेमेंट होएगा ही रे बाबा। चलो आपको एक बात और बोल देते हैं, आज लिखाए भी हैं, आज लिखाए आज। चलो छोड़ो, इसका भी अमाउंट निकालते वक्त क्या लैप्स होने वाला है उसको कंसीडर करेंगे। अमाउंट ही तो निकाल रहे हैं ना, प्रोविजन बना रहे हैं ना। अब आप तुरंत बोलोगे सर इसमें कैसे लैप्स हो सकता है, क्यों? हमारे पूरी दुनिया में ये जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होता है ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया, फिर क्या होता है, एम्प्लॉय को बोला जाता है आप अगले साल पूरा रहोगे ना, अगले साल, तो अगले साल ईयर एंडिंग के पहले ही 28 करोड़ हम दे देंगे। अगले साल जो जो लोग रहेंगे उनको देंगे 28 करोड़। तो मान लो मेरे यहां पे 1000 एम्प्लॉय हैं, तो 28 करोड़ डिवाइडेड बाई 1000 कर, सबको ही मेहनत लगा, अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगेगा पढ़ाई। मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप दिल खुश हो जाएगा आपका पढ़ के। 28 करोड़ डिवाइडेड बाई 1000, फट बे, हाँ वही तो पगला ऐसा बोल रहा है। प्लीज डोंट से, मैंने 28 तो बोलना ही चाहिए था, मैंने जो भी आंसर देगा उसमें 28 तो आना ही चाहिए। 2 करोड़ 2,80,000 पर एम्प्लॉय हुआ। बच्चों सुनो ध्यान से, 2,80,000 पर एम्प्लॉय हुआ, 1000 एम्प्लॉय है मेरे पास। अब मेरे को लगता है ईयर एंड आते आते इस 1000 में से खाली 910 एम्प्लॉय बचेगा, तो कम प्रोविजन बनाऊंगा ना, 910 इंटू 2,80,000 करूंगा ना, 254 करोड़ 80 लाख। एंट्री छोड़ो ना, अमाउंट छोड़ो ना, खाली आइडिया, बाकी अमाउंट तो आप निकाल ही लोगे।
254 करोड़ 80 लाख का प्रोविजन बनेगा ना, 280 करोड़ का तो, आई मीन सॉरी 25 करोड़ 48 लाख, प्लीज वो सब मैनेज करना, 25 करोड़ 48 लाख का प्रोविजन बनेगा ना, पूरा तो 28 करोड़ का नहीं बनेगा। तो हमेशा याद रखना, प्रोविजन का जब भी बात आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लैप्सेस को कंसीडर करके प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ओके, लिखो ए नंबर या रोमन 1 कर दो, रोमन 1 कर दो, क्योंकि एफ में है ना, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस एंड ए लाइबिलिटी Number 2, it is to be recorded only when there is a present obligation. एकदम भी ना बुरा कमेंट मत करना इस लाइन को पढ़ के। क्या लिखा मैं? क्या मतलब है? मेरे माथे में लाइबिलिटी हो तभी लिखना। अब आप बोलेंगे ऑब्वियस है सर, ये तो अगर आपका लाइबिलिटी, जैसे मेरे यहां पे ना, मेरी कंपनी में, मेरी मान लो 6 कंपनियां हैं, हमारे यहां कोई प्रॉफिट शेयरिंग बोनस नहीं दिया जाता, तो क्या हम भी बैठ के प्रोविजन बनाएंगे? जिनके यहां दिया जाता है वो बनाएंगे ना भाई। तो उसी के लिए बोला जाता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके यहां स्टाफ ही नहीं है, आप बनाओगे प्रोविजन? समझे क्या बोल रहा हूं? तो नंबर 3 लिखो, while estimating the amount while the company must consider, अमाउंट के बाद कॉमा दिया करो जब भी सेंटेंस उस तरह से ब्रेक होता है ना। While estimating the amount, the company must consider the probability of lapses. ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। कौन सा? हाँ, और ऐसे ओवरऑल बेसिस पे पैरा 3 कंप्लीट होता है। जाओ पैरा 3 का नाम देखो। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल बताओ। सैलरीज एंड वेजेस, कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस और प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं सब में? एक बार आप 3 नंबर पैरा का बिगिनिंग टू एंड रीड कर लो, खाली 3 नंबर पैरा को।
जो 3 क्वेश्चन आपको मुझे करवाना है, उसको आप क्वेश्चन को लिख लो कॉपी में। रेडी? ये क्वेश्चन है, यही आपको रिवाइज करके जाना है, क्योंकि हमारी बुक में नहीं है। इन क्वेश्चंस को हमारी बुक में होना चाहिए था, जब मैंने देखा नहीं है और पॉपुलर है, मतलब ये सब बहुत इजीली एग्जाम में आते हैं और फ्रिक्वेंटली आते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हो आप? हाँ, लिखो ए लिमिटेड employed 100 employees. An employee is entitled to days sick leave in a year. एग्जाम में जब आएगा ना बेटा, तो जैसे 20 days sick leave, 30 days कैजुअल लीव, 5 days प्रिविलेज लीव, तो आप 3 बार कैलकुलेशन करा देगा आपसे। हाँ, सिक लीव का इतना प्रोविजन बनाओ, कैजुअल लीव का इतना बनाओ, प्रिविलेज लीव का इतना बनाओ, ऐसे करके वो 3 सम को बड़ा बनाना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक फिगर का काम करना है, वहां 3 फिगर का काम करवा देंगे ना एक साथ, तो उससे घबराना मत, आइडिया इससे कंप्लीट हो जाएगा। बोलो, इन ए ईयर, इन द ईयर 2022-23 द एवरेज unused leave is 8 days per employee. एट डेज पर एम्प्लॉई। पैरा चेंज कर दो। Based on past experience, it is estimated that out of the above, अब नीचे out of the above, लिखोगे 50 employees will take 6 days leave, 30 employees will take 3 days leave, 10 employees will take 8 days leave, इसको 12 कर दो। 8 employees will take 1 day leave। क्लियर है? 100 का डेटा दे दिया पूरा। फाइंड द नंबर ऑफ मैन डेज, मैन डेज, मैन MAN डैश करके लिखो डेज, फॉर विच प्रोविजन शुड बी मेड।
अच्छा, एक दो क्वेश्चन ऐसे बुक से दिखा के अपने उससे कर लेंगे फिंगर से, जैसे ये लिखा दिए, ये हो गया रेडी, फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस का अभाव है मान लो, तो मेरे पास ये फाइनल का बुक पड़ा हुआ है, वो दिखा करके उसका फिंगर से कर लो काम। बोलो 50 एम्प्लॉय के बारे में पहले बताओ, नीचे लिखो आंसर। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कितना ही बड़ा बना देना, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, ऐसा करके 3 टू लीव बना दें। और ये जो टेबल बना के दिए ये वाला, ये मान लो सिक लीव का था, ऐसे ही प्रिविलेज लीव का बना दें, ऐसे ही कैजुअल लीव का बना दें, 3 कॉलम बना दें। सब लेंदी नहीं हो जाएगा क्या? थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? चल बता, पहले 50 एम्प्लॉइज का बता, उनका कितना दिन छुट्टी वो लोग लेंगे इसमें से, और कितना दिन लैप्स कर जाएगा। जो बाकी लिखा है वो लैप्स कर जाएगा, नहीं लिखा है वो यहां लिखा है तो, अरे सबका 8 दिन कैरी फॉरवर्ड हुआ है, लिखा है तो वो लिखा देख के बोलना है। 50 एम्प्लॉइज का कितना दिन वो लोग छुट्टी लेगा, कितना उनका लैप्स करेगा। तो जो लैप्स करेगा उसका प्रोविजन नहीं बनेगा। हेलो, जितना दिन का छुट्टी अवेल करेगा, यूज करेगा, उसका प्रोविजन बनेगा। तो 50 आदमी का 6 दिन का बनेगा 300 दिन, 30 आदमी का 3 दिन का बनेगा, 12 आदमी का 8 दिन का बनेगा। वो लोग लैप्स करने ही नहीं देगा, वो बोलता छुट्टी मिला हम तो नहीं जाएंगे। साल का पहला 8 दिन ही नहीं जाता साला लोग, जनवरी 1 से जनवरी 8 नहीं जाएंगे हम। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और 8 लोगों का 1 दिन का बनेगा, इनका बाकी सब लैप्सेस है। जैसे ये 12 लोग 1 दिन भी लैप्स नहीं करा रहा है, और ये लोग एकदम सीरियस टाइप का आदमी है, बॉस से भी ज्यादा सिंसियर है। हम तो जाएंगे ही ऑफिस, बीवी का सताया हुआ होगा रे भाई, ऑफिस में ही सुकून मिलता होगा, ऐसे लोग होंगे। हाँ, मतलब माई टाइप ऑफ पीपल, जो लोग छुट्टी देना ही नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। हाँ, लिखो 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 पहले, उसके बाद मेरे ऊपर कमेंट कर लेना। लिखो, द प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर, लिखो 50 into 6 प्लस, नीचे लिखो रिक्वायर्ड फॉर के बाद नीचे 50 into 6 प्लस, बोलो 30 into 3 प्लस 12 into 8 प्लस 8 into 1, नीचे लिखो 300 प्लस 90 प्लस, बोलो 96 प्लस 8, 494। अब तुम देखो, ऐसे देखो तो मेरे 100 एम्प्लॉई थे, ऑन एन एवरेज 8 दिन कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो 800 दिन का प्रोविजन बन जाना चाहिए था अगर हम टू मच कंजर्वेटिव होते तो। पर टू मच कंजर्वेटिव इज नॉट फेयर। टू मच कंजर्वेटिव मैं कैसे समझाता हूं बच्चों को, ऐसे। कहां रहते हो? बेलूर। तुम कहां रहते बेटा? बेहाला। लक्ष्य बोला कंजर्वेटिव लोग कैसे होते हैं, ओवर कंजर्वेटिव। अकाउंटिंग में क्यों अलाउड नहीं है? क्यों अकाउंटिंग बोलता है बी फेयर, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करो, ट्रू एंड फेयर बनो। क्यों बोलता है? सुन, बेहाला में रहता है, घर से निकल करके क्लासरूम आने में 1 घंटा लगता है, कंजर्वेटिव आदमी है, 2 बजे की क्लास है, सुबह 8 बजे निकल गया, नहीं पहुंचे तो, जाम मिला तो, रोज 8 बजे निकल जाता है, 8:45 बजे पहुंच जाता है, बैठा रहता है। सो ये नहीं होना है अकाउंटिंग में। कंजर्वेटिव होना बुरी बात नहीं है, 2-4 मिनट हाथ में रख के चलना बुरी बात नहीं है, पर 2-4 दिन ये तो ठीक नहीं है ना यार। लिखो, फाइनली तुम कितने दिन का प्रोविजन बनाए? 494। अगर पर डे सैलरी दे दूं तो 494 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। अगर ये लोग अलग अलग स्टैंडर्ड के एम्प्लॉई हैं, ये हाई क्लास, ये थोड़ा लो क्लास, ये उससे भी लो क्लास, ये वेरी लो क्लास, उनका पर डे का सैलरी अलग अलग भी हो सकता है।
उसके हिसाब से ये सब क्वेश्चन में चेंज आएगा, वो सब तुम लोग मैनेज करेगा। बेसिक बुद्धि है, तो उस तरह का सम को जितना हमको बड़ा बनाना होगा हम बड़ा बनवा सकते हैं। फुल स्टॉप, दी एंड। एक और क्वेश्चन, नहीं हो गया तो बस आपको प्रोविजन बनाना है। अगर आपको नोट लिखने के लिए एक्सप्लेन करने आएगा तो बोल दीजिएगा कि भाई हम लोगों को जो भी लीव सैलरी कैरी फॉरवर्ड होता है उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैप्सेस को कंसीडर करके प्रोविजन बनाएंगे, उसके बाद ये प्रोविजन बना दो लैप्सेस को कंसीडर करके। अब नीचे लिखो ए लिमिटेड पेज, PAYS, पेज 6% bonus to its employees on profit. Full stop. Profit earned during the year $300 crores. Due to employee turnover, the payout is expected to be the payout is 4.8%, माने 1.2% लैप्स कर जाएगा रे 6 में से 1 समझ गया, 4.8 का ही पेमेंट होगा। नीचे लिखो फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। बोनस वर्ड लिखा है कि नहीं वे? लिखा है ना, और ऑन प्रॉफिट लिखा है ना, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, बोलिए। अरे क्या सोच रहे हो, सीधा बोलो समथिंग इनटू समथिंग, वही तो बोलो, इतना क्या सोच रहे हो? 300 प्रॉफिट 300 करोड़ दिए ना, वही बोले लोग सोच क्या रहा है, मतलब करना क्या है? मल्टीप्लाई तो होगा ही 3 में से 2 फिगर, पहले हमको बताओ तो क्या सोच रहे हो? 300 इंटू 4.8%, 14.4 करोड़। हाँ तो 4.8 ही देना पड़ेगा ना, लोग छोड़ छाड़ के जाएंगे ना। 12% लोग, माने जितने लोग छोड़ छाड़ के जाएंगे उनको नहीं दे पाएंगे, उसी को ही तो लैप्स बोलते हैं। ऊपर में भी तो 800 दिन था, 800 में से 4 कितना बना? 394 ना, 494 का प्रोविजन क्यों बना? क्योंकि उतना ही देना पड़ेगा। यहां पे 4.8% का क्यों बन रहा है? क्योंकि उतना ही देना पड़ेगा। तो बाकी कहां जाएगा? बाकी लैप्स कर जाएगा। लैप्स क्यों कर जाएगा? एम्प्लॉय बोनस विड्रॉ करने के पहले ही को नौकरी छोड़ के चला जाएगा। चला गया नहीं, चला जाएगा, एस्टिमेट कर रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, अगले साल और प्रोविजन बना देंगे, उसमें कोई वांदा नहीं है। देखो ये सब क्वेश्चन पूछा करो आप लोग हमसे, जिस किसी तरह का डाउट है ना बेटा पूछा करो, हम एकदम प्यार से समझाएंगे, कोई हमको टेंशन नहीं होता है। जैसे इस बच्चे ने बोला सर आप 14.4 करोड़ का प्रोविजन बना दिए, आपने लिख दिया एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, बन गया। पेमेंट जब करने निकले ना सर 15 करोड़ का पेमेंट हो गया, तो अब आप कैसे एंट्री मारोगे? देखो प्रोविजन फॉर प्रॉफिट क्या लिखा था पूरा, मान लो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 14.4 है ही, लेकिन पेमेंट अपना 15 करोड़ हो गया। एक ही बात है, वो प्रोविजन ही बनाना हुआ, वो ठीक है। आप यहां सीधा लिख दो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और नहीं तो पहले एम्प्लॉय बेनिफिट माने पहले लिख दो प्रोविजन टू बैंक 15, ऐसे कर दो 15। दो कई तरीके से कर सकती है, अकाउंटिंग का करने का तरीका है। आप पहले लिख दो प्रोविजन टू बैंक 15, तब देखो भी मत कितना बनाया हुआ है, कर दिया पेमेंट, देखा कि 0.6 ज्यादा पेमेंट हो गया, फिर एक एंट्री मार दो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर उल्टा भी तो हो सकता है, बिल्कुल
उल्टा एंट्री मार दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्टीमेट में ये अच्छे से अलाउड है। और एस्टीमेट्स के केसेस में जब ऐसा होता है ना, तो उसको एरर भी नहीं बोला जाता। जो आप लोग प्रायर पीरियड आइटम एरर बोलते थे ना, जो एरर से पैदा होता है, AS5 जो पढ़ाए थे, नहीं एक तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट था, वो तो एक प्रायर पीरियड आइटम, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वाला जो एस कराए थे, इसको एरर भी नहीं माना जाता। बोला ये तो होगा ही, अरे एस्टिमेट ही तो कर रहे हो भाई, एस्टिमेट तो बदल ही सकता है ना, तो उसको तो एरर भी नहीं मानते। माने इसके बारे में अलग से भी कोई बताने की जरूरत नहीं है। इट्स सो सिंपल। आर वी ओके? ये टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आप पढ़ोगे, फिंगर्स पे आंसर करोगे, अपन आगे चलेंगे। ये है क्वेश्चन। ये तो बोनस है, इसमें लीव का क्या कहानी? नहीं समझे? वो तो ठीक है, प्रोविजन में आ जाएगा टोटल में, जब निकालेंगे वो सारा हिसाब जो जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट में नहीं सिखाए थे, वैसे ही होता है। पुराना लीव कैरी फॉरवर्ड होगा, इस साल कितना कैरी फॉरवर्ड करना है, उसी के हिसाब से आप प्रोविजन बनाओगे। वो नॉर्मल है, जो नॉर्मल तरीका है। ये इधर आइए, ये वाला पार्ट मत पढ़िएगा। हाँ, ये वाला पार्ट ये अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं। हाँ, आइए मिलके पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, आंसर भी सोचते सोचते चलिएगा। 2017-18 में डायना के पास 3000 इंप्लॉई थे। कंपनी की पॉलिसी है 30 दिन का प्रिविलेज लीव देंगे, 12 दिन का सिक लीव देंगे, 12 दिन का कैजुअल लीव देंगे। आउट ऑफ द टोटल PL एंड SL, PL SL शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, 10 and 5 days कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। उससे ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, और इस लीव को तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते। किसको बोलो? तो कैजुअल लीव को। वो तो नहीं लिए तो लैप्स कर गया समझ लो। इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जिनको कैरी फॉरवर्ड करोगे प्रोविजन उन्हीं का पल लिखा चुके हैं ना अच्छे से। आगे, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ट्रेंड इट हैज बीन नोटेड दैट 1000 विल टेक 5 दिन का प्रिविलेज लीव, 2 दिन का सिक लीव, तो बाकी इनका लैप्स हो जाएगा। तो लिख देना विल टेक, तो आपको इतने का ही प्रोविजन बनाना है। जो लैप्स होगा उसका प्रोविजन नहीं, तो कैलकुलेट भी क्यों करने जा रहे हो सालों का कितना लैप्स होगा। बत्ती जलाओ जल्दी। 2000 एम्प्लॉइज विल अवेल 10 days PL एंड 5 days SL। बस बताओ, सम खत्म वहीं पे। पहले PL का बताओ। 1000 एम्प्लॉई का 5 दिन का यानी 5000 हो गया। 2000 एम्प्लॉई का 10 हो गया, मतलब 20000 हो गया। 20 और 5 मतलब 25000 दिन का प्रिविलेज लीव का प्रोविजन बनेगा। सिक लीव देख लो, कहां गया बे? ये रहा। 1000 एम्प्लॉई का 2 दिन का 2000, और 2000 का 5 दिन का 10000, 12000 दिन का प्रोविजन बनेगा। सिंपल नहीं है, और क्वेश्चन हम नहीं दे सकेंगे ऐसा, एकदम इजी। सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। 2017-18 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8% करके बोनस के रूप में। हाँ, ड्यू टू एम्प्लॉई टर्नओवर कंपनी को लगता है कि पे आउट 7% का होगा। प्रॉफिट 12000 लाख है। मल्टीप्लाई मार 840 लाख, 840 लाख का प्रोविजन बना दो। सर ये सीए फाइनल में क्वेश्चन है? हाँ है, 3 है, एक एग्जाम में भी आया था 2 टर्म पहले। सर सेम क्वेश्चन, यस। तो इंटर में नहीं दे सकता इतना इजी, जल्दी बोलिए। और इतना फेमस क्वेश्चन है कि मत पूछो, हर बार आता है। चलो कॉपी में लिखो।
अब ये कब खत्म होगा मैं नहीं बता सकता, मैं बस ये जान रहा हूं ये चालू हो रहा है अभी। नहीं कर लेंगे मुन्ना आराम से। एक्चुअली मैं बताया ना आपको, अभी मैं आपकी बुक देख रहा था, हमको जितना पढ़ाना है उसका 15% है बुक में। अगर हम बुक के जितना पढ़ा देंगे तो बुक में दिया हुआ सम भी नहीं बना पाओगे। डोंट लाफ, डोंट से ऑल दिस स्टफ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमको पढ़ाना पूरा पड़ेगा और आपको पूरा इन्वॉल्व करके एकदम पूरा, जिसको बोलते हैं सीरियस टाइप का पढ़ाई है। आप भी तैयार रहिए, ठीक है, नहीं आया एग्जाम में, नहीं आया, हम लोग ज्यादा पढ़ लिए, बाई चांस बड़ा सम आ गया 12-15 मार्क्स का, तब तो काम आ जाएगा ना भैया। और ये तो बोला नहीं हम नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं बोला कि बुक से क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं ना, नया सिलेबस डिजाइन हुआ है, सेफ्टी रहने में फायदा है। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन बताइए। ये ए से लेकर के जे तक जा सकता है, ABCDEFGHIJK तक जा सकता है। ओके, जेड तक भी जाए तो दुखी मत हो जाना। ये डिपेंड करेगा कि मेरा कितना डिवाइड करके पैरा पढ़ाना। नहीं मूड तो पूरा पढ़ाएंगे भैया, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं। हेलो, छोड़ेंगे नहीं हम, लेकिन पैरा हम कितना डिवाइड करके पढ़ाते हैं वो डिपेंड करेगा। लिखो ए, और सर सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। इसमें अगर आप कंट्रोल लूज करोगे ना तो आप खो जाओगे, वो फिर माँ बाप को हाथ पकड़ के लाना पड़ेगा घर। मेला वाला में नहीं खो जाता बच्चा लोग, वैसा हो जाएगा आपके साथ। फिर आपको दोबारा कभी मेला लेके जाया नहीं जाएगा। फिर हम आपको बोल देंगे एज 15 तुमसे नहीं होगा। लिखो, अरे मजा आएगा पढ़ के। मैं क्या बोला, अगर आपको मैं नहीं समझा पाया तो तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती। आई एम इनएफिशिएंट। तुमको खाली सोना नहीं है, हम ये बोल रहे हैं, बाकी इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बार बार बोलता हूं, तो मेरा क्या ताकत हुआ यार, मेरा क्या इतना पैसा लेने का औकात क्या हुआ। लिखो, इट इज पेएबल। हाँ, इट इज पेएबल आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ, विच एवर कम्स अर्लियर। क्यों हंसते हो? हाँ मैं समझ रहा हूं, बट कौन तुमको बोल रहा है कि डेथ ही अर्ली आ जाए? आराम से रिटायरमेंट अर्ली आए ना भाई। ये जो लाइन लिखा इसको आप बिलीव करते हो? ये लाइन तुमको इनकम टैक्स के टीचर लोगों ने ग्रेच्युइटी के लिए, पेंशन के लिए जरूर बोला होगा। बी, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर gratuity, pension and provident fund. क्या लिखा? some of the examples are अब लिखो नंबर सी। VRS इसमें नहीं, VRS आएगा टर्मिनेशन में, क्योंकि हम उनको निकालेंगे तो वो डी में आएगा। हाँ, उसको अलग से पढ़ाना है मुझे, उसका वेट करना। देखिए बच्चा पूछिए आप लोग, हाँ कुछ भी डाउट होगा हम बताएगा बेटा। लिखो नेक्स्ट, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। These are of two types. नीचे लिखो। अब कैसे लिखोगे? रोमन 1, 2 करके लिखोगे? लिखो। हाँ तो बुलेट दे दो।
डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये पहला हो गया। मैं लिख भी रहा हूं बेटा, नया नया वर्ड आएगा ना। और दूसरे का नाम है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। प्लीज ये सारे वर्ड आप पहली बार सुनोगे, लेकिन नॉलेज आपको है। जब मैं बोलूंगा ना तो आप पकड़ पाओगे, अरे सर हम लोग जानते हैं सर, हमसे पूछिए ना थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जब हम मेजरमेंट करवाएंगे, अकाउंटिंग करवाएंगे, वो सब एकदम नया नया लगेगा। बट ये आप जानते हो, चिंता मत करना, वर्ड खाली नया है। मेरे को एक्सप्लेन करने तो तुम खुद बोलेगा सर ये वाला है। गॉट इट? अगर इनकम टैक्स की क्लास में सैलरी कंप्लीट किए हो, सौ के भी किए होगे अगर, तो भी ये समझ में आ जाएगा, मेरा भरोसा रखो। ये नाम कम से कम, हाँ। डी लिखो, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अंडर दिस प्लान the amount payable to employee is determined based on number of completed years of service and salary last drawn। मैं जानबूझ करके वर्ड थोड़े ऐसे यूज किया जो मैं भी यूज करता था अपने टाइम पर, जब एज 15 में नहीं जानता था। ठीक है, अब आप ऐसा एक पेमेंट बताओ जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जहां पे कितने साल एम्प्लॉय काम किया था और सैलरी रिटायरमेंट के वक्त उसकी कितनी थी। उन दोनों बेसिस पे अगर कोई पेमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो नाम बताओ। ग्रेचुइटी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल एंड ग्रेचुइटी इज द मेन एग्जाम्पल। मतलब मैं जब डिफाइंड बेनिफिट प्लान पढ़ाऊंगा ना, मेरे मुंह से डिफाइंड बेनिफिट की जगह ग्रेचुइटी निकलेगा। अपन जैसे वो वॉशिंग पाउडर बोलते हैं ना, और हाँ वो बोलने दो, जब वॉशिंग पाउडर बोलते हैं तो घर में जैसे मेरे घरों में जैसे सर्फ आता है, ठीक है, सर्फ, तो प्लीज अलाउ मी, तो यही बोला जाता है सर्फ वॉशिंग पाउडर ले आओ। जबकि सर्फ इज ए ब्रांड ना, सर्फ लेकर के आ जाओ। वॉशिंग पाउडर जानते नहीं, जैसे कोलगेट है, टूथपेस्ट नहीं, वो कोलगेट ही है। तुम क्या करता है, कोलगेट करते हैं। सो प्लीज, हाँ, इसको मैं अगर ग्रेचुइटी करके बोलूंगा, घबराना नहीं। आगे लिखो, एक बार पढ़ तो लो। हेलो, पढ़ ले बेटा प्लीज, पढ़ ले उस पैरा को। अंडर दिस प्लान द अमाउंट पेएबल टू एम्प्लॉई विल बी डिटर्मिन्ड बाई, हाँ बेस्ड ऑन, ठीक है ना, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस एंड हिज सैलरी लास्ट ड्रॉन। हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर हिंदुस्तान में रूल है। अगर एम्प्लॉय 14 साल का नौकरी करके रिटायर होता है तो 1 साल का आधा महीना, यानी 14 साल का 7 महीना, 7 महीना मल्टीप्लाइड बाई हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर उसकी सैलरी उस वक्त पर मंथ 2 लाख थी तो 7 इंटू 2 लाख, 14 लाख का ग्रेचुइटी कंपनी को उसे देना पड़ेगा। ये स्टोरी होता है, ग्रेचुइटी का स्टोरी इंडिया में ये होता है। तो कोई अगर मान लो 40 साल काम करके रिटायर करता है तो उसके 20 महीने की सैलरी की ग्रेचुइटी उसको मिलती है। बट अच्छा बात है, सैलरी उसकी हाईएस्ट वाली ली जाती है। जब वो रिटायर कर रहा था तब वाली सैलरी, तब मैक्सिमम सैलरी होती है, उसके पास मैक्सिमम एक्सपीरियंस होता है उस वक्त। नीचे लिखो,
ई नंबर, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। लिखो द अमाउंट पेएबल will be determined, the amount payable will be determined based on the contribution by the employer and employee based on the, बोलो बेटा, contribution by the employer and employee to a fund together with the interest accrued thereon. जल्दी से मीनिंग बता दे। प्रोविडेंट फंड इज दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, रादर ओनली एग्जाम्पल ऑफ दिस। उसका तो ग्रेचुइटी पेंशन बहुत कुछ था, इसका तो खाली प्रोविडेंट फंड ही है। इसको स्टॉप कर दो। अब आ जाओ पैरा 5 में। अब एक्चुअली हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं? डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान एस 15 का 90% है। नहीं समझे? बाकी सब मिला के 10% है। 10 में से 6 पढ़ लिए हो आप, 90 अभी पढ़ोगे, 4 उसके बाद पढ़ना है। ओके तो इसको ना एबीसीडी वाइज नहीं करके एक पैरा बना देते हैं कि भाई इसको पढ़ रहे हैं हम लोग अलग से। तो अब लिखो पैराग्राफ नंबर 5, अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। क्या लिखा? अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। दिमाग में ग्रेचुइटी रखो, दिमाग में ये सोचते रहो कि मान लो कंपनी के पास 1 लाख एम्प्लॉई हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, अलग अलग वक्त में रिटायर होंगे, कुछ पहले मर भी जाएंगे, अलग अलग लेवल की सबकी सैलरी होगी, रिटायरमेंट के वक्त उनकी सैलरी अलग अलग लेवल की होगी। रिटायरमेंट के वक्त कैसी सैलरी होगी, इंडिया की इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे, मोर्टालिटी रेट पे, सब कुछ पे डिपेंड करेगा, जिसको कि एस्टिमेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मानो तो सही। आदमी रिटायर किया, तुम बोल दिए 20 साल काम करके रिटायर किया, तुमको पता है 20 साल काम करके रिटायर किया। हिस्ट्री को मेजर करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, दिख रहा है वो लास्ट के वक्त उसकी सैलरी थी 1 लाख पर मंथ, दिख रहा है लास्ट पेमेंट कियो तुम 1 लाख रुपए पर मंथ का। अब ग्रेचुइटी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम है। आज प्रॉब्लम है ना कि रिसाई की ग्रेचुइटी कितनी होएगी, उदित की ग्रेचुइटी कितनी होएगी, आज ना प्रॉब्लम है। रिटायरमेंट के वक्त वो कैसा स्टाफ बन के रिटायर होगा। क्लियर हो रहा बात में क्या क्या बोल रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है,
इसके लिए एक एक्सपर्ट का हेल्प लिया जाता है जिसका नाम है, नाम तो सुना होगा, लिखो, ए। For estimating the amounts comma the company has to take the help of actuary। सिंपल बातें हैं ना, इजी करके पढ़ाएंगे। अच्छा, अब ऐसे करके सोचो कि भाई मान लो हमने एस्टिमेट किया, मान लो मैं रिशय का ग्रेचुइटी का बात कर रहा हूं, रिशय इज एन एम्प्लॉय इन माय ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग उसका ग्रेचुइटी का बात कर रहे हैं। तो मान लो हमने एस्टिमेट किया कि वो अगले 6 साल के बाद रिटायर कर जाएगा, यहां से 6 साल के बाद, और रिटायरमेंट के वक्त उसकी सैलरी होगी मान लो, हो गया, हम एकदम मूड में नहीं है मजाक के, नहीं समझ में आएगा, प्लीज नो मजाक एकदम। तो रिटायरमेंट के वक्त मुझे लगता है उसकी सैलरी पर मंथ होगी मान लीजिए 4 लाख रुपया, और इसके बेसिस पे मान लो मेरे को उसको ग्रेचुइटी देना पड़ेगा 12 लाख रुपया का। 6 साल माने 3 महीना का ग्रेचुइटी, 3 महीना इंटू 4 लाख तो 12 लाख। बट ये सब स्टोरी तो बाद में पता चलेगा कि कितना देना पड़ेगा, तब तक तो एस्टिमेट के भरोसे रहेंगे, एस्टिमेट एक्चुअली करके देगा ही। ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो हम बोल चुके। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट जो भी क्लास जूम क्लास में बैठा हुआ है, क्या वो ये मानता है या वो ये मानता है? मैं 2 बात बोलूंगा, दूसरा वाला सुन के जवाब देना, भले पहला वाला सुनकर तुमको 100% करेक्ट लगे फिर भी। क्लियर? 1, ये जो ग्रेचुइटी है ना 12 लाख की, ये तब एक्रू होती है जब हम एक्चुअल में लास्ट में पेमेंट करते हैं। दूसरा, ये ग्रेचुइटी हर साल रिशय जैसे जैसे काम करता जाता है ग्रेचुइटी अक्रू होती जाती है। सवाल समझ गए ना? तो आपको यह पता करना है कि ग्रेचुइटी अक्रूज कैसे। ओब्वियसली पेड तो एट द टाइम ऑफ द लास्ट, पेड तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो तो तय है। पेमेंट तो चाहे ये ऑप्शन भी ले लोगे तो भी पेमेंट लास्ट में होगा, ये ऑप्शन लोगे तो भी पेमेंट लास्ट में होगा। अक्रूवल आपको क्या लग रहा है, कैसे अक्रूवल हो रहा है? जैसे जैसे वो काम करता जा रहा है थोड़ा थोड़ा ग्रेचुइटी अक्रू होता जा रहा है कि एक साथ लास्ट में अक्रू होगा? जैसे जैसे काम करता जा रहा है थोड़ा थोड़ा ग्रेचुइटी अक्रू। गुड। 2, इसका मतलब कुछ कुछ ग्रेचुइटी उसके अकाउंट में क्रेडिट होता जा रहा है, माने ऐड होता जा रहा है। तो हम जब आपको अभी पढ़ाएंगे ना तो हम एक नाम यूज करेंगे, वो नाम है ये, फुल फॉर्म बोलूंगा बेटा, हड़बड़ाना मत। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। इसके हिसाब से ग्रेचुइटी का अकाउंटिंग होता है या कंप्यूटेशन होता है। ठीक है, लिखो। क्या क्या लिख दिए? ओके, उसी लाइन, अच्छा बी में लिख दो, बी में लिख दो। द बेनिफिट माने ग्रेचुइटी, एम्प्लॉई बेनिफिट में से एक बेनिफिट का नाम ग्रेचुइटी है। द ग्रेचुइटी, हाँ भाई, द बेनिफिट गेट्स accrued
द बेनिफिट्स गेट्स accrued each year as the employee provides his services to the employer. लिख पाए? अब समझो कि पेमेंट होगा 12 लाख का 6 साल बाद। 12 लाख मान ले मैंने एस्टिमेट कर लिया है, ठीक है। तो हर साल थोड़ा थोड़ा ग्रेचुइटी अक्रू कराओगे, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, 12 लाख को 6 से डिवाइड कर दिया जाता है। 12 लाख को 6 से डिवाइड कर दिया जाता है और बोला जाता है कि 2-2 लाख रुपया करके हर साल ग्रेचुइटी एक्रू हो रहा है, लास्ट में 12 लाख का पेमेंट करना है, ठीक है। उसको यह बोला जाता है बेनिफिट अक्रूइंग या बेनिफिट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर या ग्रेचुइटी एट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर, 2-2 लाख रुपया। अब प्रॉब्लम क्या है, सुनना है, बोलना नहीं है, सुनना है कि पेमेंट होगा 6 साल बाद, एक्रू हो रहा है अभी से, फ्यूचर में पेमेंट होगा। तो फिर हम 2 लाख रुपया का प्रोविजन 2 लाख रुपया अभी क्यों बनाए? अभी तो पीवी करके कम बनाते हैं ना, उसको फिर 2 लाख रुपया 6 साल बाद पहुंचा देंगे इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के। ये वाला 2 लाख का भी प्रोविजन अभी 2 लाख क्यों बनाए? इसको 4 साल लगेगा, बट फिर भी चलो 5 साल, इसको 5 साल में पहुंचा देते हैं। इस 2 लाख का प्रोविजन अभी क्यों बनाए, इसको 4 साल में पहुंचा देंगे, अभी तो पीवी करके बनाते हैं, क्योंकि पेमेंट तो 12 साल 25 साल 30 साल के बाद होगा। तो आज पूरा अमाउंट का प्रोविजन नहीं बनेगा। एग्जैक्टली जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी में पढ़े थे, अगर याद हो, थोड़ा भी याद हो, कितना साल बाद पेमेंट होने वाला है पहले पता करते थे, उसका पीवी निकाल के प्रोविजन बनाते थे, फिर इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के अकाउंटिंग करते थे। हम बोले भी थे एक बार जाकर, बोले तो नहीं थे बट आज बोल रहे हैं, एक बार घर जाकर के एज 10 में कॉपी में होगा, बुक में सम नहीं है, कॉपी में एक एग्जाम्पल कराया हुआ, इसको पढ़ लेना, और अभी जो करेंगे ना आपको याद भी आ जाएगा। तो ये वाला एस कहता है कि डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी का अकाउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यूज करके होता है। लिखो सॉरी, कितना नंबर पॉइंट? यही प्रॉब्लम है मुन्ना दुनिया में सब। हेलो, यही प्रॉब्लम है। ब्लैक टी शर्ट मार्केट में इंट्राडे करने की यही प्रॉब्लम है। अगर तुम समझ पाए होगे तो मैं समझा पाया तुमको। नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। जिस तरह से दोनों तीनों का तुम लोगों का मूवमेंट देख रहा हूं, उससे मुझे समझ में आ रहा है। मैं डांट नहीं रहा हूं, सिंपथी है। मतलब मैं तुमको बताया उस दिन, तो कल तो बता रहा था, किन लोगों को बता रहा था? कल परसों ही तो, हाँ कल ही बता रहा था ना। वटेवर, ये पेन है मुन्ना, स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं करना है। स्टूडेंट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन और इंट्राडे एक ही चीज है। इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी खतरनाक है। 8 बार पैसे बनेंगे, 9वां बार में 8 बार का पैसा चला जाएगा, प्लस होके जाएगा। 40 बार पैसा बनेगा लगातार, 41वें बार में 40 का पैसा चला जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा, तुमको इंसॉल्वेंट करके जाएगा। 500 बार जब पैसा बनेगा तो अगले 10 बार में 501 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में 500 बार का पैसा जाएगा और एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, ये सत्य है। और जितना तुमको कॉन्फिडेंस ज्यादा होएगा उतना ज्यादा जाएगा।
The only way to make money is investment. The only way to make money is investment. लास्ट बार बोल रहा हूं, the only way to make money is investment. इंट्राडे फ्यूचर्स ऑप्शंस हमारे लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है. मेरे लिए मजा लेने के लिए, स्पेकुलेट करने में मजा आता है. रुपया हम भी दे के आते हैं, नुकसान है. पैसा कमाए इन्वेस्टमेंट से. और हम तो एक एक दिन में 7-7, 8-8, 12-12 लाख रुपए का लॉस देके आते थे एक दिन में. और हमारा तो अजीब सा नशा था. आप लोग छोटे हैं, बड़ा टाइप का गैम्बलर. और हिम्मत भी ऐसा था, कैश फ्लो अच्छा था. हिम्मत ऐसा था कि इंट्राडे का सौदा लेकर के छोड़ के चले गए मीटिंग वूटिंग अटेंड करने के लिए कहीं पे. फिर आकर के ब्रोकर को, मेरा तो इंट्राडे पड़ा हुआ था. नहीं समझे बात को? बोला हाँ हाँ आपका तो पड़ा हुआ है. कितना लाख का सौदा है? हम बोले 70 लाख का सौदा है. 70 लाख है आपके पास देने के लिए T+2 में? हम बोले नहीं है. कैश कहां है? आप समझ रहे हो बात को? देने के लिए तो बैंक में पैसा चाहिए ना. कैश होने से भी क्या हो गया, पक्का का पैसा चाहिए ना. हम बोले नहीं वो तो नहीं है, तो सौदा काटना पड़ेगा. बोला 4 लाख रुपए लग रहा है. हम बोले लगने दो. तो इंसान की प्रॉब्लम क्या है बेटा? इंसान अपनी ताकत से ज्यादा का पोजीशन लेता है इंट्राडे में. उसकी ताकत आज उसके पॉकेट में अगर 500 रुपए की है, पोजीशन वो 900 रुपए की लेगा. पोजीशन समझ लो, माने बाई वो 900 रुपए का माल करेगा. मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं प्लीज. हाँ, अब मैंने क्या किया, 70 लाख का पोजीशन लिया. मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा है 15 लाख. पोजीशन ले लिया 70 लाख का. काटना पड़ेगा कि नहीं? डिलीवरी कैसे लेंगे? पैसा देना पड़ेगा 70 लाख रुपया. शेयर खरीद लिए ना, 70 लाख है ही नहीं, तो सौदा काट के जाना पड़ेगा. स्क्वायर ऑफ करना बोलू तो सौदा स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं इंट्राडे. यू बाई मोर देन योर औकात या मोर देन योर बैंक बैलेंस. औकात तो मान लो मेरी फिर भी रहती है, पर बैंक बैलेंस नहीं रहता ना. हेलो, कच्चा में पैसा है, दोस्तों के पास पैसा है, इधर उधर पैसा है. ब्रोकर को तो परसों चाहिए T+2 में. क्लियर? सौदा ले पाएंगे नहीं, घर जा पाएंगे नहीं सौदा लेके, तो काटना पड़ेगा. दैट इज इंट्राडे. जो पूरे इंट्राडे क्या होता है, कोई बच्चा पूछ रहा था, दिस इज इंट्राडे. नेवर एवर डू दैट प्लीज. हमने जो लाइफ में गलतियां करी हैं, आपको नहीं करना है. पैसे वाले बन जाओगे. हम अब बन रहे हैं पैसा वाला. पहले भी पैसे वाले थे, बट ट्यूशन पढ़ा के पैसे वाले थे. मार्केट से पैसा वाला नहीं बने. अब बनेंगे, हमको मालूम है. अब बन भी रहे हैं, ये भी हमको मालूम है. तो ऑलमोस्ट आई हैव लेफ्ट इंट्राडे, लेफ्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एवरीथिंग इज लेफ्ट. कभी कभी मतलब ऐसे, मतलब आज औकात में मतलब 5 करोड़ का सौदा लेने की तो 5 लाख का लेता हूं. 5 करोड़ का सौदा लेना का औकात है. कल बैंक में से चेक काट के दे सकता हूं 3 करोड़ रुपया का. जो उस वक्त 15 लाख का भी चेक नहीं दे पाता था, वो जब औकात है तो 5 लाख रुपया का सौदा ले रहा हूं. और जब 15 लाख की औकात थी बैंक से चेक काटने की, तो 70 लाख, 70 छोटा बोल रहा हूं. सुनना, ये प्रॉब्लम है. सीख जाओगे, एक तो चैन से एग्जाम दे पाओगे, पास कर पाओगे, फिर इतना रुपया कमा पाओगे कि सौदा ले पाओगे. और अगर लर्निंग हो गया तो बहुत रुपया कमा भी पाओगे. डोंट मेक दोज मिस्टेक्स. आई एम देयर, रेडी टू हेल्प यू, ईगर टू हेल्प यू. डोंट डू इज द ओनली सोल्यूशन. पैसा है, ले जाके म्यूचुअल फंड को दे दो. 500 रुपया भी है ना, कल बोला ना तुम लोगों, इन्वेस्ट कर दो. कुछ नहीं समझ में आता, टाटा स्टील खरीद लो. जाओ, मैं बोल देता हूं. कुछ नहीं समझ में आ रहा, सर आई एम अंडरस्टैंडिंग नथिंग, बट आई वॉन्ट टू डू ऑन माई ओन. ताकत है, हिम्मत है सर, खुद करेंगे. देन गो एंड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज. जाओ, कुछ मत खरीदो. अदरवाइज गिव इट टू म्यूचुअल फंड. लेने दो उसको 2%. बाल खुद काटते हो कि बार बार से कटवाते हो?
क्यों देते हो उसको? 200 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया? खुद काट के नुकसान होएगा। वो ले रहा ना पैसा, कैंची ले लो, काट दो। प्लीज कमेंट नहीं, खाली सुनो क्या बोल रहा हूं प्लीज। हाँ, नहीं बोलूंगा ज्यादा बार, बोल रहा हूं तो सुन लो। एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूं। जब बार्बर को पैसा देने में, टेलर को पैसा देने में नहीं तकलीफ होता है, तो म्यूचुअल फंड को कमीशन देने में तकलीफ मत करो। बहुत पैसा बनाओगे, बहुत पैसा बनाओ। तुम लोग कम पैसा बनाओ, बहुत पैसा बनाओगे सीए करके। पर इंट्राडे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फलाना डिमका का आदत रहेगा ना, वो इधर से आएगा उधर चला जाएगा। मेरे दोस्तों ने 5 साल गंवा के सीखा कि नहीं करना है, आज नहीं करते भाई। इतना इतना पैसा है उनके पास, but they are so determined। सारे मेरे दोस्त they are so determined। एक सौदा नहीं लेता फ्यूचर ऑप्शन में। Neither Praveen Ladia takes, nor Amit Singh takes, nor Atish Shah takes, nor Vikram Agarwal takes। कोई नहीं। अनाप शनाप पैसा है, सैलरी है 1-1 करोड़ रुपए की। तो they don't take, but they have learned their lesson hard way। डिफिकल्टी से बेचारा लोग लर्न किया, नुकसान दे के लर्न किया। पहला 5 साल 1 रुपया का सैलरी घर नहीं ले जा पाया। इधर सैलरी आया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में चला गया। नहीं समझे? अभी एक जन का 15-15 करोड़ रुपया का तो स्टॉक मार्केट का वेल्थ है। वो भी चला जाता ना, जैसे 5 साल का चला गया तो 10 साल का चला जाता, 15 साल का भी चला जाता। दे लर्नड ना। तो तुमको भी वैसे ही क्यों लर्न करना है नुकसान देके? तुम यूज करो ना हम लोग का बुद्धि। ओके, मैं ड्रॉप करता हूं बेटा इस बात को, और नहीं बोलूंगा, बस लास्ट बार बोल दिया। क्या लिख रहे थे बोलो? प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक वर्ड लिख दिए? वही लिखना है, लिखो। द अमाउंट इज एस्टिमेटेड using the present value technique। बी में लिखो these benefits get, benefits बोले बोल के get बोल रहे हैं। हाँ, these benefits get accumulated, these benefits get accumulated as per projected unit credit method। अब आपको हम कुछ ऐसा पढ़ाने जा रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में पहला सम, ठीक है, पहला सम डिफाइंड बेनिफिट प्लान का बन सकता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। प्रोविजन जब आप एंट्री मारते हो प्रोविजन की, कब मारते हो किसी भी साल में? ईयर एंड में। सारे प्रोविजन माने तो ईयर एंड में ना। सारे प्रोविजन का अकाउंटिंग एंड ऑफ द ईयर में होता है। क्या ये जो ग्रेचुइटी है ये भी एक प्रोविजन है, एस्टीमेट बेसिस पे बनेगा या अमाउंट मालूम है? ग्रेट, तैयार रहो, कुछ स्ट्रॉन्ग पढ़ करके क्लास क्लोज करेंगे। ओके, ध्यान दो। मान लो आप लोग एम्प्लॉय हो मेरे, आप लोगों को मैंने बोला कि हम आपको ईच कंप्लीटेड ईयर का 2% ग्रेचुइटी देंगे। हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर नहीं बोल रहा हूं, 2% बोल दिया।
10% बोल देता हूं, ईच कंप्लीटेड ईयर का 10% ग्रेचुइटी देंगे, एनुअल सैलरी का, एनुअल सैलरी का 10%। ओके, मान लो एस्टिमेटेड है कि आपकी एनुअल सैलरी 5th ईयर एंड में, क्या बोला, 5th ईयर एंड में 40 लाख होने वाली है। एनुअल सैलरी तो 10% के हिसाब से 4 लाख, पर 4 लाख तो 1 साल का है। 10% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर बोले हैं हम, अच्छा 2% कर देते हैं, चलो थोड़ा छोटा फिगर लिखना पड़ेगा, बार बार बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। 2% फॉर ईच ईयर कर दिए, अरे 10 करने से 50 हो जाएगा, 2 करने से 10 होगा, 80,000। बट 80,000 तो 1 साल का ना बेटा, 5 साल काम करोगे तो 4 लाख का ग्रेचुइटी आपको देंगे। तो बच्चों सीखना स्टार्ट, बड़ा लेक्चर का स्टार्टिंग अभी हो रहा है। तो आपको ना 4 लाख की ग्रेचुइटी मिलेगी आज के 5 साल बाद। ईच ईयर की ग्रेचुइटी हो गई 80,000। हाँ बोल, देख बहुत इंटरेस्टिंग है। ईच ईयर की ग्रेचुइटी हो गई 80,000, इसको बोलते हैं ग्रेचुइटी अट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर। क्या बोलेंगे, हर साल का ग्रेचुइटी रे बाबा, इंग्लिश में हर साल का ग्रेचुइटी है। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, अभी नहीं मैं बोलूंगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ना उसका नाम देंगे करेंट सर्विस कॉस्ट। सोचो ना, करेंट सर्विस कॉस्ट। अब आप ना इसका एक वर्ड देने की कोशिश करो मेरे को, एक सेंटेंस बना के। सर यही बोलना चाहते हैं क्या आप? इसका क्या है ये? करेंट सर्विस कॉस्ट से मतलब क्या पकड़ रहे हो? नहीं 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 नहीं, छोड़ दो। करेंट सर्विस कॉस्ट का मतलब है कि नहीं, दैट इज डन। अरे वो सब तो बोलोगे यार, छोड़ दो। करेंट सर्विस कॉस्ट का मतलब है ये वो पैसा है जो पीएल में डेबिट होगा। जैसे सैलरी अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर नहीं बोलते हो क्या, ये वो है जो अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर है। करेंट सर्विस कॉस्ट माने करेंट ईयर का सर्विस कॉस्ट। सर्विस माने इंप्लॉय ने जो मेरे लिए काम किया, उसने सर्विस दी, उसका मेरे लिए जो कॉस्ट है ना इस साल का, दैट इज कॉल्ड करेंट सर्विस कॉस्ट। सो करेंट ईयर की सर्विस का जो खर्चा है ना, दैट इज कॉल्ड करेंट सर्विस कॉस्ट। और वो निकलता है बाय डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रेचुइटी अट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर। अब इसका पेमेंट कितने साल बाद होगा? 5 साल बाद। इसका बोलने दो गलती होगा, होने दो, हम हैं। इसका कितने साल बाद? 4 साल बाद। इसका 3 साल बाद। इसका 2 साल बाद। इसका नहीं, इसका अभी होगा। तो फिर शुरू से गलती हुआ है। मैं बोला गलती करन तब ना बच्चे से बेचारे सीखेंगे ना। यू लर्न दिस थ्रू हार्ड वे, डोंट दैट थ्रू हार्ड वे। यस और नो? ये लर्न करो ना हार्ड वे से, काम आएगा। उसमें नुकसान हो जाएगा पैसा का। सर हमारा नुकसान हो रहा, आपके बाप का क्या जाता है? हेलो, दुख होता है, बच्चे इंसॉल्वेंट होते हैं, बच्चों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। बच्चों को देखे हैं हम, बच्चे बेचारे हेल्प मांगने आते हैं। ना करो ना। नहीं, उसको क्या कर रहा है? वैसे तुम भी करेगा, वो आज करा तुम परसों। करना सबको है, वैसे सिगरेट पीने जैसा ही है। हाँ तो बस बढ़िया है। वो कैसे 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 कंट्रोल कर लेते हो? हाँ, जिस जैसे उसको कंट्रोल करते हो। हेलो, डोंट लाफ, लिसन। जब मैं बोलता हूं तो सुना करो। कोई टीचर नहीं बोला ना ये सब बात, तो मैं बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं ना बोलने में। मेरा तो एनर्जी का नुकसान हो रहा है। कौन सा मेरे को लाके पैसा दे दोगे? जैसे बाकी बुरी चीजों को कंट्रोल करते हो, बुरी चीज है। फ्यूचर्स
जैसे कल सुबह आओगे ना क्लास में 2 बजे, बोलना फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे बुरी चीज है। हेलो, कल से ये 3 वर्ड क्या बोलना है? फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे बुरी चीज है। बस ये बोल के खुश हो गए। जैसे आज सुबह चिल्लाए थे आकर के, इसको वैसे चिल्लाना है। इसको देख बच्चों, पहले इसका पेमेंट 4 साल बाद होगा, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर तुम बात कर रहे हो ना। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 5th ईयर एंड 4 साल में आ जाएगा। इफ यू आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 5th ईयर एंड विल कम आफ्टर 4 years। इसका पेमेंट अभी, बोलो अभी, इसी साल को बोला जाता नाउ। डन। मान लो मुन्ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% का, पीवी निकालेंगे। पीवी निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n यूज होता है। यहां यूज करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.09 टू द पावर 4, 1 by 1.09 to the power 3, 1 by 1.09 to the power 2, 1 by 1.09 to the power 1, 1 by 1.09 to the power 0। क्लियर है? तो 80,000 को इससे मल्टीप्लाई करना है, या फिर बोल दो 80,000 डिवाइडेड बाई दिस। 1 की जगह 80,000 लगा दो, डिवाइडेड बाई दिस हमारे लिए निकालो। डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दें क्या? ए मुन्ना, तुम लोग को आता है क्या चीज? नहीं, डिस्काउंटिंग फैक्टर वर्ड मालूम है? मैं वो फैक्टर लिख दूं कि ऐसे ही नहीं? आप लोग ऐसे निकालो ना, छोड़ो ना। और जिनको भी डिस्काउंटिंग फैक्टर का आइडिया है ना, अच्छा एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ, 1.09 टाइप करो, बोलो डिवाइडेड डिवाइडेड टाइप करो, इक्वल टू कितना आया? 0.917। सुनो, इसका आंसर है 0.917, इसका आंसर 1 होगा, सोच के देखो। ये तो जानते हो यार। फिर और एक बार डिवाइडेड का बटन दबाओ, 0.842, ये इसका आंसर है। और एक बार दबाओ, 0.772, ये इसका आंसर है। 0.708, ये इसका आंसर है। कैसे डिस्काउंटिंग किया जाता है वो बता रहा हूं। आप दिस डिवाइडेड बाई दिस भी कर सकते थे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, समझे? दिस माने कौन सा? और नहीं तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, क्योंकि ये पूरा का आंसर ये है। रॉन्ग है क्या? ये पूरा का आंसर ये है। इसका ये जो आंसर है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। करो मल्टीप्लाई। थैंक यू, गुड बॉय। ए अनुपम, नीचे आके जल्दी से एसी बंद कर। बच्चों तैयार? बढ़िया चीज पढ़ोगे। सर, अगर हम ये नहीं भी निकाले होते तो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। ऑब्वियसली हाँ रे बाबा, तुम 20 साल का उम्र है तेरा, ये सब बोल के टाइम वेस्ट मत कर, आराम से कर सकता था। पर कई सारा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में ये फैक्टर दे देता है। अगर ये फैक्टर दे दिया और आप मल्टीप्लाई नहीं करके आंसर लाओगे तो लोग गलती कर देगा, माने रॉन्ग काट देगा। क्योंकि तुम जब डिवाइड करके आंसर लाओगे ना तो डेसिमल 20 डेसिमल तक ले रहे हो। आप एक काम करो, इसको बोलो 80,000 डिवाइडेड बाई 1.09 करो। 80,000 डिवाइडेड बाई 1.09, देख 73,394 और तुम लिया 73,360। अगर तुम 94 लिख दिया मार्क्स काट देगा। सर हम तो ज्यादा सही थे, पर वो तो ये दिया था। अगर वो दिया था तो आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला इसको भी सीख लो। डन। अब ध्यान से सुनना, मेरा क्लास आज के एंड की तरफ जा रहा है, आखिरी 20 मिनट मेरे पास है। इसका नाम है करेंट सर्विस कॉस्ट। करेंट सर्विस कॉस्ट का एक प्यारा सा डेफिनेशन दे दो, ऐसे देखते हुए,
ऐसे मत बोल, अब इससे बोलना है। माने आप जो बोले वो राइट है, हमको वो नहीं चाहिए। इट इज दी डैश ऑफ डैश। थैंक यू, रुक जा शिवम बोला, ये बच्चा आजकल इज्जत रखता है मेरी। ठीक से बोल बेटा। इट इज दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेचुइटी एट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर। जल्दी बोल दे। इट इज दी प्रेजेंट, क्योंकि ये 80,000 ग्रेचुइटी एट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर था ना। ग्रेचुइटी ऑफ ईच ईयर बोल दो, एट्रीब्यूटेबल टू बोलने में डर लगता है, जुबान फंस जाता है। ऑफ तो बोल ही सकते हो, बोलो इट इज दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेचुइटी ऑफ ईच ईयर। चलेगा? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेचुइटी ऑफ ईच ईयर। बोलो करेंट सर्विस कॉस्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेचुइटी एट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर। हम लिखाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, या कल लिखाएंगे। ये हर साल पीएल में जाएगा। अब तुम्हारा बात रखती है, ये हर साल के P&L में जाएगा, क्योंकि सर्विस कॉस्ट है ना, खर्चा है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। अब क्या इसको जोड़ोगे तो 4 लाख आ जाएगा? 1 2 3 4 5। अबे कैसे आएगा बे? 80 4 5 बार जोड़ोगे तब ना 4 लाख आएगा। रे 80 करके 5 बार जोड़ोगे तब ना 4 लाख आएगा। इसको जोड़ोगे तो 4 लाख आ जाएगा। तुरंत ना बोलना चाहिए, तुम तो निकाल के दिया ना, ये सब पीवी सब तुम निकाला ना। तुरंत ना बोलना चाहिए, रिसा ऐड करने जा रहा था, हमको गुस्सा आ रहा था, नहीं करना चाहिए उसको। स्मार्ट है बच्चे लोग, क्यों करेंगे? आगे अब प्लीज, अब हम लोग करेंगे इंटरेस्ट का अकाउंटिंग। एज 15 पढ़ाई चालू है, ध्यान से प्लीज सारा मोबाइल बंद करोगे, मेरी तरफ ध्यान दोगे। सिर्फ तुम बच्चा, तुम अपना, अच्छा अब तो 3.5 क्रॉस कर गया, तो तुमको मोबाइल यूज करने में दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा फॉर द टाइम बीइंग स्ट्रेस में हो तुम। बाकी स्टूडेंट लोग ध्यान दो इधर, इधर देखिए। क्या ये पीवी है? क्या ये प्रेजेंट वैल्यू है? क्या इनका फ्यूचर वैल्यू 4 लाख हो जाएगा? जब 4 लाख का ही पीवी करके इसको निकाले हो तो इनका फ्यूचर वैल्यू 4 लाख ही होगा। हमारा एस 15 बोलता है कि करेंट सर्विस कॉस्ट हर साल का एक्सपेंस है और लायबिलिटी, बोलना कम, एकदम चुप रहना। ये 15 मिनट जैसे किसी की मैयत में आए हो ऐसा समझ लेना। ओके, ये करेंट सर्विस कॉस्ट है, ये हर साल का खर्चा है और हर साल का लायबिलिटी है। इसको हम P&L में डेबिट करके लायबिलिटी में क्रेडिट करेंगे। मेरा जर्नल एंट्री कुछ ऐसा होगा, करेंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। इन 5 फिगर का अगले 5 साल तक ये एंट्री आएगी। एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंस डेबिट टू लायबिलिटी ही तो लिख रहे हैं। हर एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, ये भी लायबिलिटी है, चुकाना बाद में है, एस्टिमेट करके अमाउंट निकल रहा है बोल के प्रोविजन नाम दिया जा रहा है। बोल दो हाँ। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे। फर्स्ट ईयर हम इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर एंड में ही तो लिखे थे या हैं, जो भी बोल दो। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 56674 आएगा। उसको मैं बोलूंगा ये मेरा क्लोजिंग लायबिलिटी है फर्स्ट ईयर का, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट अकाउंटिंग नहीं होगा, खाली प्रिंसिपल का अकाउंटिंग होगा। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है। अगले साल इस अमाउंट पे 9% इंटरेस्ट निकलेगा, निकाला जाए। अच्छा, 9% का डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन पेपर में दे देगा, 5101 रुपया। सर ये क्या है? ये इंटरेस्ट कॉस्ट है और ये भी लायबिलिटी बनेगा। तो सर जर्नल एंट्री क्या होगा? सेम जर्नल एंट्री, नाम चेंज, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम यही रहेगा, बिकॉज प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी इज द नेम ऑफ द लायबिलिटी। तो मेरा अगला जर्नल एंट्री होने वाला इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी।
ये 2 एंट्री इस साल आएगा। हाथ का मूवमेंट नहीं देखा, क्या देखा? इंटरेस्ट का भी एंट्री आएगा और करंट सर्विस कॉस्ट का भी। अब करंट सर्विस कॉस्ट को बोलने का हैबिट डालो, धीरे 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 हैबिट बनाओ, ठीक है? ये दोनों अगले साल पीएल में जाएगा और लाइबिलिटी भी बनेगा। बैलेंस शीट में मेरा 3 लाइबिलिटी बन गया, 1 2 3। ये ओपनिंग लाइबिलिटी था, ये दोनों ऐड हो गया। हाँ भाई है, बाप रे बाप, हम बोल दिए उतना ही। 760 प्लस 5101 प्लस 56674। बोलो बेटा, 1 23 535। जिसने भी इसको खाली इन दोनों को जोड़ा 66 बोला, नो हार्म। इसको एक्यूमुलेट करते जाना है, क्योंकि ये मैं क्लोजिंग लाइबिलिटी बना रहा हूं। चेंज कर दूं? वो ठीक है ना, राउंड। ये मेरे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा सेकेंड ईयर के एंड में, जिसमें ये ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि लाइबिलिटी ऐड होते 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 4 लाख बन जाएगा। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है। थैंक यू सर। अब क्या करें? अब आप इस पे इंटरेस्ट निकालोगे, इस पे। सर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट? अरे हाँ रे बाबा, कंपाउंडिंग है, इस पे निकालना है। ये सब आगे, इसमें सब आगे, सब 11118। अब आप इसको इस दोनों के साथ जोड़ोगे, ट्वेंटी 13 कोविड का, 2020 कोविड का। सो 2020 13 2,20,013 रुपया। प्लीज हेल्प करिएगा, या 2,02,013 रुपया। ये थर्ड ईयर एंड का क्लोजिंग लाइबिलिटी है। क्या आप मानते हो ये एंट्री मारते मारते लाइबिलिटी यही बनेगा? आप टोटल 5 एंट्री मार चुके हो, 5। करंट सर्विस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, करंट सर्विस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर। बोलने में दिक्कत हो रहा था, जल्दी बोल के खत्म कर दी। 5 एंट्री के बाद लाइबिलिटी इतना नहीं बनेगा रे, ये 5 फिगर का टोटल ही तो है। अब आप इस पे इंटरेस्ट निकालोगे, ये कल की क्लास में आते ही पहला सम बनेगा हम लोग का, 18,181। आप क्लोजिंग लाइबिलिटी देख लो। तू एक्साइटेड है? आराम से, आराम से बेटा, धीरे धीरे। 293,554। हम लोग ऑलमोस्ट 4 लाख पे पहुंच गए हैं, 3 लाख पे हो गया है। इंटू 9%, 26,420। रुको रुको, टोटलिंग रुक जाओ। 26,420, 9% करके इतना निकला। अब आप इसको ऐड करो और बोलो कितना आया। हम जानी अमाउंट बोलो। 399,974। यहां मेरे को 4 लाख चाहिए सर, पक्का? इसको हम 26 रुपया से बढ़ा देंगे, राउंड ऑफ बोल के। यहां पहले से ही 4 लाख लिख देना है और इसको बैलेंसिंग फिगर निकालना है 26,446। और ये इसलिए हो रहा है कि आप यहां पे 3 डेज, अब मैं बोलूं, आप यहां पे 3 डेसिमल लिए थे। 4 लेते ये एरर 5-6 रुपया का आता, 6-7 डेसिमल ले लेते 20-25 पैसा का आंसर आता, 22 डेसिमल लेते 2 पैसा का डिफरेंस आता। लेना नहीं है, ये चलेगा आराम से। 2-2 डेसिमल इंस्टीट्यूट देता है। इंस्टीट्यूट अपना जब क्वेश्चन पेपर बनाता है यहां 2 डेसिमल लेता है। फाइनल में हम लोग बच्चों को बोलते 4 डेसिमल लेना, पर इंस्टीट्यूट जो दिया वही लेना। माने ऐसे तुम सॉल्व करो तो 4 डेसिमल ले लेना, अदरवाइज इंस्टीट्यूट अगर कुछ दे दिया तो वही लेना है। क्या हम लोग 4 लाख का लाइबिलिटी पहुंचा पाए? कितने साल में?
गुड. इंटरेस्ट कितने साल अकाउंटिंग किए? गुड. करंट सर्विस कॉस्ट कितना अकाउंटिंग किए? 5 बार. 5 बार का करंट सर्विस कॉस्ट का अमाउंट बताओ 5 बार बोल के. ऐसे बोलो ना, 56674 61760 67360 73360 80,000. ये सब क्या है? करेंट सर्विस. बोलना है ये सब करें, तब माहौल कल का बनेगा, पढ़ पाएंगे. ये बोलना है प्लीज, नहीं तो हम नहीं समझा पाएंगे भाई. और मैं आपको कल बोल दिया, आज बोल दिया, मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो मेरी वीकनेस है, पर समझाया तो उसको जाएगा जो समझने को तैयार बैठा है भाई. राहुल गांधी कोई क्या समझा दे. फिर से, ये सब क्या है? करेंट सर्विस कॉस्ट है. ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेचुइटी ईच ईयर है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये है ग्रेचुइटी ईच ईयर, जो टोटल ग्रेचुइटी को निकाल करके 5 से डिवाइड करके आया है. ये कब 20 से डिवाइड होगा, कब 10 से? अगर कोई इंप्लॉय 5 साल के बाद रिटायर करेगा तो 5 से डिवाइड होगा. 20 साल के बाद रिटायर होगा तो 20 से डिवाइड होगा. सर 20 से डिवाइड होगा, हम लोग 20 कॉलम वाला बनाएंगे. चिंता मत करो, नहीं देगा क्वेश्चन, बट आंसर इज हां. अगर वो 20 साल बाद रिटायर होगा तो 20 कॉलम का सम बनेगा. अरे नहीं देगा, उसको कॉन्सेप्ट चेक करना है, उसको क्लरिकल काम थोड़ी कराना है. वो आइडिया का डिस्कस करने जा रहा है. आप समझ गए, दैट्स इनफ. इंटरेस्ट का अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर क्यों नहीं हुआ? मैं थोड़ा और अच्छे से बोल दूं, क्योंकि पहला वाला करेंट सर्विस कॉस्ट जिसको हम लायबिलिटी में डाले थे, वो ईयर के एंड में. आप लोग शॉर्ट में बोले, राइट बोले, हमने आपको गुस्सा नहीं किया. खाली वर्ड्स पे ज्यादा वो सब फोकस करो कि हाँ बोलना है, बोलना है. जितना ज्यादा अच्छा से बोल पाओगे. ये लाइन भी इनफ था जो आप बोले ना लास्ट में डाले थे, इनफ है. बट फिर भी बड़े बड़े वर्ड्स, क्योंकि वो लोग साला लिख के बड़ा बड़ा वर्ड्स देगा क्वेश्चन पेपर में, संभालना भी तो पड़ेगा ना. तो क्योंकि ये लास्ट ईयर के एंड में डाले थे ये वाला लाइबिलिटी का फिगर, तो अगले साल से इंटरेस्ट अक्रू होने का चांस था. क्लियर है? कैन आई से दिस वर्ड? इंटरेस्ट ईच ईयर is computed by multiplying interest rate with opening liability each year. सुने नहीं आप लोग ध्यान से. क्या बोला? फिर से सुनो. Interest each year is computed by multiplying interest rate with opening liability each year. हर साल की ओपनिंग लाइबिलिटी से अगर मैं रेट मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा. तो इसको फंडा बना लो, क्योंकि बुक में डेफिनेशन यही है, बुक में यही लिखा हुआ और आप समझ तो पाए हैं सच्ची में. तो ये अपना इंटरेस्ट हो गया. क्या इंटरेस्ट कॉस्ट भी मेरे पीएल में जाएगा? जल्दी बोल. क्या इंटरेस्ट कॉस्ट भी पीएल में जाएगा? क्या ये दोनों मिला के पीएल में जाएगा? नहीं, अलग अलग और मिला के वो अलग बात है, वो हम लोग के पास रहने दो. अभी बेचारा शुभम कोशिश कर रहा है टू यूज शेड्यूल 3 हियर. नहीं समझे? तो वो बेचारा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस है, ये फिनांस कॉस्ट है ना. दोनों इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस है. सर दादागिरी. आंसर इज हाँ मेरा. AS 15 का, मैंने मेरा भी नहीं, AS 15 का. ये कैलकुलेशन का फंडा है, पर आप इसको फिनांस कॉस्ट में नहीं लिख पाओगे, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में ही लिखना पड़ेगा. ग्रेचुइटी ही है, ये दोनों ग्रेचुइटी है. ग्रेचुइटी 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 ग्रेचुइटी. कंफर्टेबल है? लेजर अकाउंट बनाने बोलेंगे बन जाएगा. जर्नल एंट्री 2 ठो ही हुआ है. बोल जरा. सर एक एंट्री हुआ है करेंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, और एक एंट्री हुआ है इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट पेबल नीचे है. इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी. रियल लाइफ में ऐसे होता है.
तो सर आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, ये एकदम समझ में नहीं आएगा। जैसे आज जब जा रहे हो तो कल आने का उम्मीद है ना। हेलो, आज जब जाओगे घर तो कल तो आने का होप है ना कि हाँ हम समझे आज का क्लास, कल आते हैं। वो बनता ही नहीं वो वाला माहौल। तो उसके लिए हम भी मेहनत की, आप लोग भी किए, थैंक यू वेरी मच। ये बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से डेबिट होगा। हम ऐसा करा करके 17, 18 या 12, 13 ठो नाम पैदा करेंगे धीरे धीरे करके, बाद में सबको एक बना देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बस ये हिंट दे दिए कि हम इसका नाम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देने वाले हैं, भले अंदर में कुछ भी नाम दे दें, लेकिन इन सब का ब्रेकअप नोट्स में देना पड़ता है। जैसे पीएल में तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ही दिखाना पड़ेगा, नोट्स में सारा नाम का ब्रेकअप दिया जाएगा। कॉपी में लास्ट वर्ड क्या है? एबीसी वाइज कितना गया था? अब लिखो ई। बस छोड़ रहा हूं, बहुत तकलीफ दे दिया आज, भारी हो गया। सब ठीक है? ठीक है ना? लिखो करेंट सर्विस कॉस्ट, अंडरलाइन कर देना। करेंट सर्विस कॉस्ट इज द present value of, is the benefit attributed to each year। बेनिफिट की जगह ग्रेचुइटी का नाम निकलने लग गया ना, तुम्हारे मुंह से भी निकला ना, वो नेचुरल हो जाता है, क्योंकि ये वाला बेनिफिट ग्रेचुइटी ही नाम है इसका। रिपीट कर लो, करेंट सर्विस कॉस्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट ग्रेचुइटी attributed to each year। ई नंबर लिखो, एफ लिखो, इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग। अनुपम नीचे आ यार, एसी बंद कर। इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग इंटरेस्ट रेट, ऑब्लिक करके लिखना डिस्काउंटिंग रेट, with opening liability, with opening liability। खाली एक लाइन बोल रहे हैं, क्लास खत्म, आज का पढ़ाई खत्म। ये जो 9% था ना, ये तो मैंने तुमको 9 बोला ना, कि 9 लेके करते हैं ना, कुछ कभी कोई थोड़ी इसका कुछ बताया कि इसका सोर्स क्या है क्या नहीं है, कुछ बताए थोड़ी थे। 9 ले लो, चलो 9 करके देखते हैं। ये इंडिया में ठीक से एफएम के बच्चे लोग बोलने की कोशिश करो, और एक नाम यूज किए, और एक नाम यूज किए। चलो ठीक से यूज कीजिए ना, फालतू बात जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा। जस्ट जाते जाते थोड़ा सा मुस्कुरा के जाओ। हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड है, रिस्क फ्री बॉन्ड का यील्ड है। देखो उन दोनों ने बोला रिस्क फ्री बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, कम से कम रिस्क फ्री किसी के मुंह से तो निकला, अच्छा लगा। सर राजा हम लोग कब बोलेंगे? अबे नहीं बोलना है, हम बोलेंगे। ऐसे टाइम पास के लिए लिख के दिए। ये इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड का, यस गोल्ड बॉन्ड नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड, यस जीसेक, यस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अरित्रा और KESH कैसे प्रोनाउंस होगा हमको नहीं मालूम। अरित्रा, यू आर राइट, इट इज गवर्नमेंट बॉन्ड, नॉट गोल्ड बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हम लोग जीसेक बोलते हैं, जीसेक। और आप रिस्क फ्री बॉन्ड बोल दो। इंडिया में सारा एम्प्लॉय बेनिफिट का, जो भी डिफाइंड बेनिफिट नेचर का होता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये ऑर्डर दिया गया है कि हर कोई
गवर्नमेंट नहीं बोलो, गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड यूज करेगा। वो अगर 7 है तो 7 यूज करेगा, 9 है तो 9 यूज करेगा। हमें तो क्वेश्चन पेपर बता देगा। तब वही ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं डिफिकल्ट है, ऐसे ही थोड़ी स्टोरी बन। इतना मेहनत करके खाली इतना पढ़ाएं, तुम समझो बात को। आप एकदम राइट सोच रहे हैं। इसके लिए सारा जिम्मेदारी एक्चुअली का होता है। लास्ट में जो भी हर साल रीमेजरमेंट होता है, जो तुम बोले ना, हर साल इसको बदला जाता है। और बदलने के कारण, प्लीज सुन लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा, जो बोले कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम भरोसा रखो कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके। पर फिर भी सुन के जाओ, मेरा ईगो मसाज हो जाएगा। उज्जवल सुन, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं खाली बेटा। हर ईयर एंड में इस लाइबिलिटी को लेटेस्ट परसेंटेज वगैरह लेकर के रीएस्टिमेट किया जाता है। उसके बाद आपके बैलेंस शीट में जितनी लाइबिलिटी अभी तक बन चुकी है, और अभी जो लेटेस्ट वाली आई है, मान लो बन चुकी 1400 करोड़ की, लेटेस्ट वाली आई 1401 करोड़, तो 1 करोड़ का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बुक किया जाता है। उसको एक्चुरियल लॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि भाई तुम्हारे एस्टिमेट की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुई है। और वो भी बोलता हाँ ये होगा, एज 15 जानता है ये होगा, तो उसको अलग से एक तो पैराग्राफ में पढ़ाया जाएगा। तो कल मिलते हैं 2 बजे। इसका क्लास बोल रहा। अच्छा एक बार बोल के तो जाओ कि आज का क्लास समझ में आया कि नहीं आया। वहां उसको क्या नाम, गवर्नमेंट बॉन्ड बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, गूगल क्या क्लास, जूम क्लास। जूम क्लास में जितने बच्चे यस नो लिख के तो बोलो समझ में आया कि नहीं। बेचारा आधा जन तो सो गया होगा लोग। नहीं, लेकिन जब ये सब चालू हुआ तब नींद नहीं आया होगा, तब उड़ गया होगा। वो शुरू में इजी वाला में आ रहा था, 4 दिन में 5 दिन लैब, 5 दिन में 3 दिन लैब, तो उसको समझना है। वो साला बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहानी तो अब चालू हुआ ना, और ये चालू हुआ है। हेलो ओ माय डियर, ये कल नहीं खत्म होगा, नहीं परसों खत्म कर देंगे।